नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। पिछली बार हमने संबल पर्व की विशाल कहानी में गोता लगाया था, जहां हमने कुरु वंश की उत्पत्ति से लेकर व्यास, धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म तक की कथा को समझा था। वो इस महाकाव्य की नींव थी। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत नींव। आज हम उस नींव पर बनी पहली दरार की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी दरार जो भाइयों के बीच की जेलसी से पैदा हुई और एक भयानक षड्यंत्र में बदल गई। आज हम महाभारत के उस मोड़ की गहराई में उतरेंगे जहां पहली बार ये साफ हुआ कि ये सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अस्तित्व की लड़ाई है। सही बात है। हम बात करेंगे जतुगृहदाह पर्व की, यानी लाख के घर को जलाने की साजिश। हम देखेंगे कि इस घटना ने पांडवों के कैरेक्टर को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके अपने ही उनकी जान के दुश्मन हैं। और यहीं से असल में महाभारत का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो इस कहानी का केंद्र है हस्तिनापुर। पांडव अपनी वीरता, विनम्रता और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण प्रजा के बीच बेहद पॉपुलर हो रहे थे। हाँ, खासकर युधिष्ठिर। उनको तो लोग भावी राजा के रूप में देखने लगे थे। और उनकी यही लोकप्रियता किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। बिल्कुल, और वो थे दुर्योधन और उनके साथी कर्ण, दुशासन और मामा शकुनी। उनके मन में ईर्ष्या की आग वो जल रही थी। उन्हें ये डर सता रहा था कि अगर युधिष्ठिर की पॉपुलैरिटी इसी तरह बढ़ती रही तो धृतराष्ट्र चाहकर भी दुर्योधन को युवराज घोषित नहीं कर पाएंगे। ये दिलचस्प है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस युग में राजा का चुनाव सिर्फ वंश के आधार पर नहीं होता था? प्रजा की स्वीकृति, पब्लिक ओपिनियन, ये भी मैटर करता था? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। यह सिर्फ लोकप्रियता की लड़ाई नहीं थी, यह राजधर्म की एक अहम परीक्षा थी। उस युग में राजा का कर्तव्य सिर्फ शासन करना ही नहीं था, बल्कि प्रजा का मन जीतना भी था, जिसे प्रजारंजन कहते हैं। अच्छा। और पांडवों की लोकप्रियता ये दिखा रही थी कि वे इस कर्तव्य में सफल हो रहे थे, जबकि दुर्योधन वो सिर्फ अधिकार पर जोर दे रहा था, प्रजा के मन पर नहीं। तो ये पब्लिक ओपिनियन का दबाव ही था। हाँ, यही जनमत का दबाव ही दुर्योधन के डर का सबसे बड़ा कारण था। हाँ, और इसी इनसिक्योरिटी और डर ने दुर्योधन को एक ऐसे रास्ते पे ढकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उसने एक बहुत घिनौनी योजना बनाई और उसे अंजाम देने के लिए अपने पिता राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से पांडवों की बढ़ती शक्ति का डर दिखाया और धृतराष्ट्र को इस बात के लिए मना लिया कि वे पांडवों और कुंती को कुछ समय के लिए वारणावत नाम के शहर में भेज दें। और बहाना क्या था? बहाना था एक भव्य उत्सव में शामिल होने का। और यहाँ हमें धृतराष्ट्र के कैरेक्टर की एक और परत दिखती है, उनका अपने बेटे के लिए अंधा प्रेम। बिल्कुल, ये महाभारत के विनाश के सबसे बड़े कारणों में से एक बनता है। वो मन ही मन जानते थे कि दुर्योधन की मंशा गलत है, पर पुत्र मोह में इतने जकड़े हुए थे कि सही और गलत का भेद ही नहीं कर पाए। ये तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक लीडर का पर्सनल बायस पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है। बिल्कुल, उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली। चलिए इस योजना को परत दर परत समझते हैं। वारणावत भेजने का असली मकसद कोई उत्सव नहीं, बल्कि पांडवों की हत्या थी। हाँ, दुर्योधन ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन को पहले ही वारणावत भेज दिया था, एक गुप्त आदेश के साथ। और वो आदेश क्या था? आदेश था पांडवों के ठहरने के लिए एक ऐसा भव्य महल तैयार करना जो बाहर से तो आलीशान दिखे, लेकिन अंदर से एक अग्निकुंड हो। मतलब उसे बनाने में लाख, सन, राल, घी, मोम और हर उस चीज का इस्तेमाल किया गया जो पलक झपकते ही आग पकड़ लेती है। ओह, तो ये महल नहीं, एक मौत का जाल था। बिल्कुल, जिसे सम्मान की चाशनी में लपेटकर परोसा जा रहा था। इस षड्यंत्र की सबसे बारीक बात ये थी कि ये कितना साइकोलॉजिकल था। एक ऐसी चीज जो उपहार की तरह दिखे लेकिन असल में एक हथियार हो। हाँ, यहाँ दुर्योधन सिर्फ पांडवों को मारना नहीं चाहता था, वो उनके सम्मान को भी खत्म करना चाहता था। डिसेप्शन का एक बेहतरीन उदाहरण। उपहार और आदर के बहाने दिया गया धोखा सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि ये भरोसे की नींव पर हमला करता है। सही बात है। ये घटना पांडवों के मन में हमेशा के लिए ये शक पैदा कर देती है कि कौरवों की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
ये एक तरह की ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, और योजना ये थी कि पांडव उस महल में कुछ दिन रहें, उन पर किसी को शक न हो। हाँ, और फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को जब घना अंधेरा हो, पुरोचन खुद उस महल के दरवाजे पर आग लगा दे, ताकि सोते हुए ही कुंती और पांचों पांडव जलकर राख हो जाएं और दुनिया इसे बस एक दुर्घटना माने। दुर्योधन को लगा कि उसकी योजना अचूक थी, परफेक्ट प्लान। लेकिन वो हस्तिनापुर की राजनीति के एक सबसे बड़े खिलाड़ी को भूल गया था। विदुर को। हाँ, विदुर, जो धर्म और कर्तव्य के बीच हमेशा संतुलन साधते थे। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। विदुर, जो धृतराष्ट्र के मंत्री और पांडवों के चाचा भी थे, उन्हें इस साजिश की भनक लग गई। लेकिन वो दुर्योधन का सीधा विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पांडवों की जान को और भी खतरा हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संकेतों का सहारा लिया। ये उस समय की इंटेलिजेंस और कवर्ड कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? विदुर ने सबसे पहले पांडवों को विदा करते समय सबके सामने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में बात की। उन्होंने ऐसी बातें कही जिनका ऊपरी मतलब तो कुछ और था, लेकिन गहरा अर्थ ये था कि आग से जलने वाले और नुकीले हथियारों से बचने वाला ही जीवित रहता है। और युधिष्ठिर, जो धर्मराज होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थे, वो इशारा समझ गए। लेकिन विदुर यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी योजना को और पुख्ता किया। उन्होंने एक भरोसेमंद और कुशल खनिक को, जो सुरंग खोदने में माहिर था, पांडवों के पास भेजा। बिल्कुल। उस खनिक ने युधिष्ठिर से अकेले में मुलाकात की और विदुर का पूरा संदेश एक ऐसी म्लेच्छ भाषा में दिया जिसे सिर्फ युधिष्ठिर ही समझ सकते थे। म्लेच्छ भाषा? इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई खास तरह की कोड लैंग्वेज थी? आप कह सकती हैं। उस समय म्लेच्छ शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो आर्यवत की मुख्य धारा और संस्कृति से बाहर थे और जिनकी भाषा संस्कृत या प्राकृत नहीं थी। अच्छा। ये एक तरह की विदेशी या जनजातीय भाषा थी। युधिष्ठिर भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए विदुर जानते थे कि ये गुप्त संदेश सिर्फ वही समझ पाएंगे और कोई जासूस इसे पकड़ नहीं पाएगा। तो हाँ, ये एक तरह की एंशिएंट कोड लैंग्वेज ही थी। तो युधिष्ठिर को अब यकीन हो गया है कि वो एक मौत के जाल में फंस चुके हैं। वारणावत पहुंचकर जब उन्होंने महल को देखा, घी और लाख की गंध को महसूस किया, तो उनका शक पक्का हो गया पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने पुरोचन को ऐसा जाहिर होने दिया जैसे वो इस आभगत से बहुत खुश हैं। ये युधिष्ठिर के धैर्य और रणनीति का प्रमाण है। हाँ, वो जानते थे कि अगर उन्होंने जरा भी शक जाहिर किया तो पुरोचन अपनी योजना को तुरंत अंजाम दे देगा। इसलिए उन्होंने शांत रहते हुए उसी खनिक को महल के ठीक बीच में एक बड़ी और चौड़ी गुप्त सुरंग खोदने का काम सौंप दिया। एक सीक्रेट एस्केप टनल? हाँ, एक ऐसी सुरंग जो महल से निकलकर सीधे पास के जंगल में खुलती हो। और फिर वो रात आई जिस रात पुरोचन पांडवों को जलाने की तैयारी कर रहा था। उसी रात पांडवों ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन इस योजना में एक अनपेक्षित और दुखद मोड़ भी आया। आप उस निषाद महिला और उसके बेटों की बात कर रहे हैं? हाँ, उस दिन कुंती ने एक भोज का आयोजन किया था जिसमें कई स्थानीय लोग आए थे। भोज के बाद सब चले गए, लेकिन एक निषाद महिला अपने 5 बेटों के साथ वहीं रुक गई। क्यों? उन्होंने इतनी मदिरा पी ली थी कि वो महल में ही गहरी नींद में सो गए। उन्हें कोई होश नहीं था। और उसी रात भीम ने पासा पलट दिया। हाँ, पुरोचन के आग लगाने से पहले भीम ने खुद पुरोचन के कमरे के दरवाजे पर आग लगाई। ओह! फिर उन्होंने महल में कई और जगहों पर आग लगा दी और ये सुनिश्चित किया कि पुरोचन अपनी ही बनाई चिता में जलकर मर जाए। तो भीम ने दुश्मन के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल। ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि अपनी मौत का नाटक रचने और हस्तिनापुर से सुरक्षित भागने के लिए समय हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। लेकिन इस पूरी घटना में एक बहुत ही दुखद और नैतिक रूप से जटिल पहलू भी है। वो निषाद परिवार जो साग में मारा गया। हाँ, बिल्कुल। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हालांकि उनकी मृत्यु ने अनजाने में पांडवों की मदद की। मदद कैसे की? जब महल की राख में 6 जली हुई लाशें मिली, 1 महिला और 5 पुरुष, तो सबने यही माना कि कुंती और पांडव मारे गए हैं। अच्छा, तो पांडवों को अपनी मौत का एक पुख्ता सबूत मिल गया। हाँ, सबूत मिल गया। लेकिन ये एक नैतिक रूप से बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो क्या इससे पांडवों की पहली नैतिक चूक माना जा सकता है, या क्या ये उसूलों की लड़ाई में होने वाला एक अनचाहा नुकसान था जिसे आज की भाषा में कोलैटरल डैमेज कहते हैं? महाभारत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
एक दृष्टिकोण यह है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक थी, पांडवों का इरादा उन्हें मारने का नहीं था। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यह सवाल उठाता है कि क्या धर्म की रक्षा के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये घटना दिखाती है कि धर्म का मार्ग कितना कठिन है। और इस पर चलते हुए कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत की रेखा धुंधली पड़ जाती है। बिल्कुल। खैर, पांडव और कुंती उस सुरंग से निकलकर गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां विदुर के भेजे हुए एक नाविक ने उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई और वो घने जंगल में गायब हो गए, अदृश्य हो गए। और जब वारणावत से महल के जलने की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन अपनी सफलता पर मन ही मन खुश हो रहा था। और धृतराष्ट्र, उन्होंने शोक का एक बड़ा नाटक किया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजों और भाभी के लिए सार्वजनिक रूप से आंसू बहाए, राजकीय शोक की घोषणा की और उनका अंतिम संस्कार भी करवाया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये पब्लिक मॉर्निंग दुर्योधन की योजना का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था। पॉलिटिकल थिएटर? हाँ। इससे पूरी दुनिया को ये यकीन हो गया कि पांडव मर चुके हैं और अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन का अधिकार निर्विवाद रूप से पक्का हो गया है। उन्होंने न केवल अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म किया, बल्कि प्रजा की सिंपैथी भी हासिल करने की कोशिश की। तो इस तरह पांडव अपने ही परिवार के षड्यंत्र से तो बच गए, लेकिन अब उनकी पहचान मिट चुकी थी। वो भगोड़े थे, जंगल में छिपे हुए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाँ, ये उनकी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी। क्या भीम का पुरुचन को उसके ही जाल में फंसाकर मारना आत्मरक्षा थी या बदला? और उस निषाद परिवार की आकस्मिक मृत्यु पांडवों के धर्म की यात्रा पर क्या सवाल उठाती है? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनके जवाब शायद पूरे महाभारत की कथा में ही छिपे हैं। लेकिन इस आग से बचकर पांडव जिस भयानक जंगल में पहुंचे, वहां उनका सामना एक और बड़े खतरे से हुआ। एक आदमखोर राक्षस, हिडिंब। क्या हुआ जब 10,000 हाथियों के बल वाले भीम का सामना उस राक्षस से हुआ? ये जानेंगे हम अगली कड़ी में। बिल्कुल। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।